हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम कौन कौन सी बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हाइलाइट्स बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या होता है, टेंसेस में उसका यूज़ क्या होता है और स्पोकन इंग्लिश में उसका यूज़ क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि विल का यूज़ कहाँ करना है, शैल का यूज़ कहाँ करना है, तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और सेकेंडरी ये भी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ यूज़ क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में फ्यूचर का यूज़ आता है तो उसको हमें किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि फ्यूचर सेंटेंस के जो भी होते हैं, फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, क्या वो हमेशा विल और शैल से ही बनते हैं या किसी और भी हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से वो बनाए जा सकते हैं। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट वही एक सेंटेंस 4 तरह से बना होता है। अपने टेंसेस की सीरीज चल रही है, ये डे 8 है आज। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकेंड, है ना। इसे इंटरोगेटिव सेकेंड, कुछ लोग इसे डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन करना शुरू करते हैं। इसके हिंदी के सेंटेंस की पहचान होगी ग गी गे, लेकिन याद रखिए ग गी गे ये फ्यूचर वाली होनी चाहिए। अब फ्यूचर में भी हेल्पिंग ग गी गे आता है और पास्ट में भी आता है ग गी गे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि जो ग गी गे है वो फ्यूचर का होना चाहिए। फ्यूचर मीन्स नेक्स्ट कमिंग अप, जो आने वाला है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि इससे आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं आज रात भर स्टडी करूँगा, यानी कि ये काम अभी हुआ नहीं है, आगे होगा, यानी कि ये फ्यूचर हो गया। आगे जो होने वाला होता है वो फ्यूचर है। और नेक्स्ट है मैं कल रात भर जागा। समझ रहे हैं ना, दोनों में ही सेंटेंस में गा रहा है। मैं कल रात भर जागा क्योंकि मेरा आज एग्जाम था। ठीक है, कल मैं रात भर जागा, तो ये गा तो आ रहा है इसमें, लेकिन ये पास्ट वाला हो गया। मैं रात भर जागूंगा, ये फ्यूचर वाला गा हो गया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा फ्यूचर का गागी गे होगा और कौन सा पास्ट का। चलिए तो करना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट शैल, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी भी होते हैं, और फ्यूचर टेंस में अगर यूज़ कर रहे हैं उसको तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, और अगर मॉडल में यूज़ कर रहे हैं तो वो मॉडल्स कहलाएंगे। अब आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे वैसा ऐसा कहा जाता है कि शैल का यूज़ मैं यही लिख देता हूँ। शैल का यूज़ करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ, जो फर्स्ट पर्सन नहीं जानते, आई और वी के साथ। और विल का यूज़ सेकेंड और थर्ड पर्सन, यानी कि इन दोनों को छोड़कर सबके साथ में हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं एक पोएम लिखूंगा। मैं एक पोएम लिखूंगा। ठीक है, फ्यूचर का है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब होता है आपका आगे आने वाला। जो टाइम निकल गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो आगे आने वाला है वो आपका हो गया फ्यूचर। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं एक पोएम मैं एक पोएम लिखूंगा, तो आई शैल राइट अ पोएम। आई शैल राइट अ पोएम। ठीक है बच्चों। और अगर ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए आई शैल लगाया। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन होता, सेकंड पर्सन मीन्स यू, या यहाँ थर्ड पर्सन होता, ऊपर लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड पर्सन होते, तो यहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन हो गया यू, और ही, शी, इट, दे या किसी का नाम जो होगा वो आपका होगा थर्ड पर्सन। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। जैसे आज सचिन सेंचुरी बनाएगा, इन मीन्स 100 बनाएगा, सेंचुरी लिख देते हैं। आज सचिन सेंचुरी बनाएगा। ठीक है, आज सचिन सेंचुरी बनाएगा, यानी कि आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सचिन, अब सचिन कौन सी कैटेगरी में है, कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ ना। देखो एक बार फिर से बता दूं, ये हो गए दोनों फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन सिर्फ एक होता है यू, बाकी के सब थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो यहाँ ऐसे लिख लें, आई और वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन,
और यू हो गया आपका सेकंड पर्सन, और इन तीन को छोड़कर रिमेनिंग यानी कि जो भी बचेंगे वो सब आएंगे थर्ड पर्सन में, जैसे ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, तो वो सब होंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये नेम आ रहा है ना, तो ये थर्ड पर्सन हुआ। तो सेकंड और थर्ड पर्सन ये जो दो होंगे, इनके साथ आपको विल का यूज करना है और इसके साथ आपको शैल का यूज करना है। अभी बेसिक है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सचिन थर्ड पर्सन है तो विल। सेंचुरी बनाने के लिए आप मेक भी कर सकते हो। जनरली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हिट वर्ड आता है सेंचुरी बनाने के लिए। सचिन विल हिट सेंचुरी टुडे, सचिन विल हिट सेंचुरी टुडे। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। अब नेगेटिव पर आ जाते हैं। नेगेटिव में भी हमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी विल और शैल हो उसके बाद में आपको नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लिखनी है। जैसे मैं एक पोएम नहीं लिखूंगा, मीन्स आई शैल नॉट राइट अ पोएम, सचिन विल नॉट हिट सेंचुरी टुडे। अब आ जाओ इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है जो हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया है ना, प्रीवियस वीडियो में अपन देख सकते हैं कि जो इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है वो हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और उसका रिप्लाई जो होता है वो हाँ या ना, यस और नो में ही होता है। क्या सचिन आज सेंचुरी बनाएगा, हाँ या ना, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव फर्स्ट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, हिंदी में समझ लें आप इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्न किया जाता है। प्रश्न दो प्रकार से किया जाएगा, एक क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये सेकंड है क्वेश्चन वर्ड वाला जिसके बारे में अभी बताएंगे। पहले इसको देख लें, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या आप नया लैपटॉप खरीदोगे, क्या आप नया लैपटॉप खरीदोगे। ठीक है, तो याद रखिए क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनाते, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। देखिए जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल आता है, लिखा हुआ है, तो विल यू बाय अ लैपटॉप, विल यू बाय अ लैपटॉप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है। क्या आप नया लैपटॉप नहीं खरीदोगे, यह होता है। तो आप देखिए लिखा हुआ है विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। इसको तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो इसमें आपको नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, विल यू नॉट बाय अ लैपटॉप, क्वेश्चन मार्क। और एक और तरीका होता है जो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो नॉट को इसके साथ में लिख देते हैं और शॉर्ट फॉर्म के साथ लिखते हैं, है ना। मैं और करके लिख देता हूँ, या तो आप इसी तरह से लिख दें विल यू नॉट बाय अ लैपटॉप, या फिर नॉट और विल को शॉर्ट फॉर्म में, विल और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। जैसे डू यू नॉट होता तो ये डोंट हो जाता, डिड यू नॉट होता तो इसके साथ नॉट लगता, डिड के साथ तो डिडंट हो जाता। उसी तरह से विल यू नॉट है तो नॉट को जब हम विल के साथ करेंगे तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। Is there anybody who can tell me about the short form of will not? I think this must be in your mind when I was explaining you the chapter question tag. And meanwhile, I think you must have got it. Do not short form, don't, does not convert into doesn't, and will not convert into want. Want. Okay. तो ये हो गया क्या? Want you buy a laptop? एंड द क्वेश्चन मार्क्स है। इज इट क्लियर? आ गई बात यहाँ तक समझ में? यहाँ ऐसे लिख लीजिए वॉन्ट यू बाय अ लैपटॉप या विल यू नॉट बाय अ लैपटॉप, बोथ आर करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन ऑप्ट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले पे। क्वेश्चन वर्ड इसको हम WH वर्ड भी कहते हैं। WH वर्ड क्यों कहते हैं? हाँ बिल्कुल, WH फैमिली वाले वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि WH इनके कई नाम होते हैं, जैसे WH फैमिली वाले वर्ड भी है, क्वेश्चंस वर्ड भी है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन है सब वही, सबका रोल वही है। ठीक है ना। WH वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा W और H से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेकंड पर, इसी पर क्वेश्चंस वर्ड, वो सब क्वेश्चंस वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चंस वर्ड जो होगा वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा क्वेश्चंस वर्ड, लेकिन इंग्लिश में वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में ये थर्ड वाला फॉर्मेट लग जाएगा पूरा। ये मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया हुआ है,
समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये या तो वॉन्ट यू बाय, ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन वर्ड वाले पे। क्वेश्चन वर्ड वही WH वर्ड, ये हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे मैंने लिखा कि आप, जैसे मैंने लिखा रवि नई बुक कब लाएगा, रवि नया बुक कब लाएगा। ये देखिए, ये भी इंटरोगेटिव ना, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, इसमें एक्सप्लेनेशन होती है कि रवि नया बुक कब लाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। तो पहले तो इसकी इंग्लिश हो व्हेन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग कर लो, व्हेन विल रवि, लाना का हो गया ब्रिंग, व्हेन विल रवि ब्रिंग अ न्यू बुक एंड क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा फॉर्मेट उसी से, पहले क्वेश्चंस वर्ड और फिर यही वाला फॉर्मेट होता है, विल सब्जेक्ट नॉट हमारा है नहीं तो स्किप कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही दिया हुआ है। हाँ, वो ए इसलिए लिखा हुआ है बेटा क्योंकि ये अब जो बुक है ना, ये बुक है नाउन, ये इसका डिटरमिनर है, और बुक एक क्या है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन इंग्लिश में हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी सॉरी बेसिक चीज़ें हो गई आपकी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बेसिक चीज़ें हो गई। जो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं वो उसकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहूँगा, वो ये कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्रॉब्लम आती है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है कि सर हम शैल का यूज़ कब करेंगे और विल का यूज़ कब करेंगे। तो मैं आपको बता दिया है, वैसे तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये होता है, शैल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक ये भी कहती हैं कि जब हमें सेंटेंस में थ्रेड करना हो या सेंटेंस को प्रेसाइज करना हो तो ये चेंज हो जाती है कि आई और वी के साथ विल आने लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल आने लगता है, ठीक है। ये भी कहानी है, लेकिन मैं आपको एक सीधा तरीका बता दूं, अब ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी कंपटीशन में, ना स्पीकिंग में तो खैर आई विल ही रहा है हमेशा, कंपटीशन में ज़रूर होता था, लेकिन अब कंपटीशन में भी शैल का यूज़ नहीं पूछा जाता है। तो आप चाहें तो सबके साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें अब नहीं है कि प्रेसाइज करना हो, एम्फेटिक करना हो या किसी को थ्रेड करना हो, गिल्ट फील करना हो, ये सब चीज़ों में ये इन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप सबके साथ में विल का यूज़ करें, एवरीथिंग इज ओके। तो मॉडर्न इंग्लिश में अब एक तरह से वी कैन से कि शैल का यूज़ हट गया है, ठीक है। आप सबके साथ में विल लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाली भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, विल शैल वाली। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के थोड़ी से, ये तो बेसिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की कुछ नई चीज़ें बताता हूँ, है ना, कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको और किस तरह से कर सकते हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ आ जाए तो फिर क्या यूज़ को हम करेंगे और किस तरह से वो ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। कंडीशनल क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, देखिए आपने, स्पेशली बनाई है कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब चूंकि ये अपनी टेंसेस की सीरीज चल रही है तो इसको भी लेकर चलते हैं अपन। कंडीशनल सेंटेंसेस के देख लीजिए, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर आपको ये वाले वर्ड दिख जाए, कौन से, इफ, अनलेस, until, when, as long as soon as, ठीक है, ये जनरल वर्ड है। ये वर्ड आपको दिख जाए फ्यूचर टेंसेस में तो याद रखना, इनके साथ वाली जो क्लॉज होगी वो आपकी प्रेजेंट में बनेगी,
नहीं आया समझ में, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। इफ़ का हिंदी मतलब क्या होता है, यदि या अगर। ठीक है, जैसे मैंने कहा यदि वह झूठ बोलेगा तो वह पछताएगा, तो वह पछताएगा। ध्यान से देख लीजिए, फ्यूचर की कंडीशन है ना, सब फ्यूचर की है। यदि वह झूठ बोलेगा, अभी उसने बोला नहीं है, ये शर्त लगाई जा रही है ना, कि अगर वो झूठ बोलेगा तो वह पछताएगा। आ रहा है फ्यूचर का, गा आ रहा है, ये लिखा है फ्यूचर का है। तो अब अभी तक क्या हो रहा था, जो हमने सेंटेंसेस पढ़े थे वो सिंगल सेंटेंसेस है, ये डबल सेंटेंस है, यानी कि दो क्लॉजेस हैं, दो वाक्य हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। यदि वह झूठ बोलेगा एक वाक्य, और वह पछताएगा दूसरा वाक्य, दो वाक्य हैं इस पर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, वह पछताएगा यदि वह झूठ बोलेगा तो, अगर भी कह सकते हैं यहाँ पे, वह पछताएगा अगर वह झूठ बोलेगा तो। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये यदि की इंग्लिश हो गई इफ़, तो इन वर्ड के साथ में अगर आपको फ्यूचर क्लॉज दी हुई है दोनों, तो इन वर्ड के साथ वाला जो टेंस होगा ना, वो बनेगा बच्चों प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यदि वह झूठ बोलेगा, ये है सेंटेंस फ्यूचर का। इफ ही, देखना इसको आप इस तरह से बनाओगे, इफ ही विल टेल अ लाई, यही होना चाहिए ना इसका। वह झूठ बोलेगा, ही विल टेल अ लाई, यदि की इंग्लिश हो गई। ठीक है, लेकिन क्या है, इनके साथ में फ्यूचर टेंस नहीं यूज होता, इनके साथ में कभी विल शैल का यूज होता नहीं है इन वर्ड के साथ में। इसलिए इस वाली क्लॉज को हम यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, इफ ही टेल्स अ लाई। समझ में आ गई बात मेरी? हाँ बिल्कुल, अगर ये वाली क्लॉज इधर होती, वह पछताएगा यदि वह झूठ बोलेगा, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, और यहां तो की इंग्लिश कॉमा बनती है, वह पछताएगा, ही विल, ये फ्यूचर में ही बनेगा, ही विल रिपेंट, रिग्रेट, एनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड। ठीक है ना, ही विल रिपेंट यानी पछताना। अब अगर ये हिंदी में उल्टे लिखे होते, वह पछताएगा अगर वह झूठ बोलेगा तो ये वाला इधर हो जाता, ही विल रिपेंट, और ये पूरी की पूरी क्लॉज इधर जाती, इफ ही टेल्स अ लाई, ही विल रिपेंट इफ ही टेल्स अ लाई। लेकिन अभी मैंने इसको इधर लिखा हुआ है, तो इफ ही टेल्स अ लाई ही विल रिपेंट। एक और देखते हैं, जब वह हटा देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। जब टीचर मेरे घर आएंगे, टीचर मेरे घर आएंगे तो मैं उनको अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जब टीचर मेरे घर आएंगे, देखो एक क्लॉज ये हो गई। कुल मिलाकर ये वर्ड जिसमें जरूर आएगा तो के पहले और बाद में, एक तो के पहले होगी एक क्लॉज, और एक क्लॉज तो के बाद में होगी, यानी कि क्लॉज कह लें, सेंटेंस कह लें, कुछ भी कह लें। एक वाक्य तो के पहले और एक वाक्य तो के बाद में दिया होगा। ठीक है, जब टीचर मेरे घर आएंगे, देखिए ये हो गया व्हेन, ये वाला आ गया, तो ये वाली क्लॉज बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है तो दोनों फ्यूचर के, लेकिन ये वाली क्लॉज बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन द टीचर नॉट वेलकम नहीं, comes at my home, when the teacher comes at my home, ये अब देखिए ये आ गया आई। अब आई के साथ आप यहाँ पर विल लगाएं या शैल लगाएं, बोथ आर करेक्ट। आई शैल इंट्रोड्यूस हिम, आई शैल इंट्रोड्यूस हिम टू माई फादर, आई शैल इंट्रोड्यूस हिम टू माई फादर। आया बस समझ में? एक और देख लेते हैं इसका हम।
जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। देखिए, जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बस समझ में। दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, लेकिन जब तक वाली क्लॉज बनेगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब तक मतलब एज लॉन्ग एज, है ना। लेकिन ये जब तक मैं नहीं, जब तक नहीं वाला है ना, तो बच्चों ये अंटिल वाली है। ठीक है, अगर सिर्फ जब तक होता, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। नहीं नेगेटिव, क्योंकि ये नहीं है ना, इसलिए अंटिल वाला। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस वाली क्लॉज को चाह रहे हो आप, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वाली क्लॉज को हम पहले बना, चलो इससे बना लेते हैं। कोई भी यहां से नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। देखिए, कोई भी नहीं नेगेटिव है, तो नोबडी यूज कर सकते हैं अपन। नोबडी विल, ये तो फ्यूचर में बनेगी इधर वाली। ठीक है ना, नोबडी विल गो फ्रॉम हियर, नोबडी विल गो फ्रॉम हियर। ठीक है, until I, जब तक मैं न कहूँगा, until I order या until I say to go, जब तक मैं जाने को नहीं कहूँगा। ठीक है, until I say। ठीक है, आगे बस समझ में, until I say, बस जब तक मैं ना कहूँ कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। आगे बस समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके जब इनके साथ कनेक्ट हुए हैं, तो इनके साथ वाली क्लॉज, इनके साथ वाली क्लॉज, जैसे ये यदि के साथ वाली क्लॉज ये है ना। जब के साथ वाली क्लॉज ये है, जब तक के साथ वाली क्लॉज ये है। ठीक है, आपके कहने पे ये, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरी क्लॉज जाएगी इधर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये इफ यहाँ रहेगा और ये वाला सेंटेंस इधर आ गया, ये वाला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ वाली जो सेंटेंस होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनता है। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए फटाफट। अगर ये बात समझ में आ गई हो आपको, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हमेशा विल और शैल का यूज करेंगे। जैसे ये फ्यूचर के सेंटेंस है, तो क्या हमेशा विल शैल आएगा उसमें? चलो अब उस पर हम चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। अच्छा जल्दी करो, फटाफट करो, समय नहीं है। अब देखते हैं फ्यूचर के जो नए सेंटेंस हैं तो वो किस तरह से बनते हैं। फ्यूचर के ज़रूरी नहीं होता कि फ्यूचर के सभी सेंटेंसेस विल, शैल या वुड से ही बनते हों। चलिए देखते हैं किस तरह के सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं। बस हमें समझना होता है कि वो फ्यूचर का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से, जैसे मैं मंडे से एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं। मैं मंडे से एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं। अब इस सेंटेंस को समझिए जरा ध्यान से, इसकी मेंटालिटी क्या है। मंडे से एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं। आज फ्राइडे है ना, और मंडे यानी कि 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद, फ्यूचर का है। आने वाला समय जो होता है वो फ्यूचर का होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे गा गी गे आएगा तभी वो वाक्य फ्यूचर का होगा। देखिए इसको भी ध्यान से देखिए। मंडे से, मैं नहीं लिखा मैंने, मंडे से मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो काम मैंने स्टार्ट किया नहीं है ना, इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू डू, है ना। तो इसको हम इसी फॉर्मेट से बनाएंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम इस तरह का यूज कर लेते हैं। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
देन ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, मतलब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ऐसे कह सके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम मंडे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम मंडे, ये भी फ्यूचर का है। मैं मंडे से एक नया बैच स्टार्ट करूंगा, तो एग्जैक्टली ये फ्यूचर का ही हो गया, तो आई शैल स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम मंडे। मंडे से मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम मंडे। ठीक है, मंडे से एक मैं नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं, करने जा रहा हूं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, एक और देखते हैं, इसके अभी एक और है इसी का बेसिक मिलता जुलता है, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी अपन। जैसे कि हम एक नई कार खरीदने वाले हैं, हम एक नई कार खरीदने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, हम एक नई कार खरीदने जा रहे हैं। इस तरह से भी फ्यूचर डेफिनेट के टेंस को बनाया जा सकता है। आ रही है बात मेरी समझ में आपको? चलिए ठीक है। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है, मैं उसको और इसको अच्छे से समझाना चाहूँगा एक बार, है ना। ये एग्जाम्पल यहाँ तक हो गया क्लियर सबका? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? इफ एनी ऑफ यू हैज़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सेम स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बस उसमें गोइंग की जगह मैंने एक वर्ड लिख दिया है अबाउट टू। टू तो लिखा ही हुआ, टू दोनों का कॉमन कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मेट अब कॉमन हो गया, सब कुछ वही है। इसमें हो गया सब्जेक्ट इज आर एम गोइंग टू प्लस V1, इसमें हो गया सब्जेक्ट इज आर एम अबाउट टू V1। अब इसके दोनों के सेंटेंस एक जैसे होते हैं, ध्यान से देखना जरा। मैंने आपको कहा हम एक नई कार खरीदने वाले हैं, दूसरा मैंने लिखा लाइट जाने ही वाली है। अब इस दोनों सेंटेंस का डिफरेंस देखो, लास्ट में इसमें भी ये आएगा जनरली वाला है, वाली है, जो कि फ्यूचर में होने वाला है, विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर बट नॉट येट। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है ना। हम एक नई कार खरीदने वाले हैं, लाइट जाने ही वाली है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन आने ही वाली है। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाले इन सेंटेंस को, इसमें और इसमें डिफरेंस बता दूं मैं पहले। गोइंग टू से और अबाउट टू से दोनों से ही बन जाते हैं वाला और वाली है वाले वाक्य, जो कि फ्यूचर के होते हैं, लेकिन ये बनते गोइंग टू से और अबाउट टू से है। अब आती है बात यहाँ पर कि गोइंग टू से कौन से बनेंगे और अबाउट टू से कौन से बनेंगे, तो उसको समझ लीजिए। गोइंग टू से वो वाले सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें काम फ्यूचर में होने वाला है, बहुत नज़दीक में ही वो काम होने वाला है, 2-4 दिन में या 1-आध महीने में वो काम होने वाला है। थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उस पर काम को होने में थोड़ा समय होता है। और अबाउट टू जब लग जाता है तो काम बिल्कुल एट द स्टेज पर पहुंच गया है, 2-4 मिनट के अंदर अंदर वो काम होने ही वाला है। अब जैसे मैंने एक कहा आपको, मंडे से मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। मंडे से, आज फ्राइडे है तो बीच में सैटरडे है, संडे है, उसके बाद आएगा मंडे, मंडे से नया बैच स्टार्ट होगा। मीन्स थोड़ा सा गैप आया बीच में, थोड़ा सा समय के बाद स्टार्ट होगा। अब इसको देख लीजिए, ट्रेन आने ही वाली है, यानी कि ट्रेन ने सायरन दे दिया है और वो बिल्कुल सामने ही है, स्टेशन पर वो पहुंचने ही वाली है। काम बिल्कुल 1-1.5 मिनट में ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। लाइट जाने ही वाली है, लाइट का मतलब मालूम है कि जैसे डिडक्शन जोन ने कि 10 बजे जाएगी, न्यूज़पेपर में क्या है, और 9:58 हो गए हैं, तो लाइट बिल्कुल स्टेज पर है, जाने ही वाली है, 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर लाइट चली जाएगी। समझ में आया? जब काम बिल्कुल स्टेज पर पहुंच जाता है तो अबाउट टू, और काम के होने में थोड़ा सा समय होता है तो गोइंग टू, बस ये डिफरेंस होता है ना। तो ट्रेन आने ही वाली है तो द ट्रेन
इज सिंगुलर है तो इज अबाउट टू कम, इज अबाउट टू कम या अराइवल, अराइव कुछ भी करते हैं, इज अबाउट टू कम, अराइव भी कर सकते हैं। लाइट जाने ही वाली है तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर भी कर सकते हैं, द पावर इज अबाउट टू, जाने के लिए लाइट, अरे लाइट जाने वाली है, लाइट जाने के लिए फेल वर्ब आती है, गो नहीं आती शर्मा जी आप भी। द पावर सॉरी, द पावर इज अबाउट टू फेल, लाइट जाने के लिए फेल वर्ब यूज होती है, ठीक है ना, एकदम डिसअपेयर होती है लाइट। द पावर इज अबाउट टू फेल, आई बात समझ में। अब जैसे मैं कहूँ कि आईपीएल शुरू होने वाला है सॉरी, आईपीएल शुरू होने वाला है, तो आईपीएल टूर्नामेंट इज गोइंग टू स्टार्ट, इज अबाउट टू स्टार्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि बस आईपीएल, अभी आईपीएल में थोड़ा समय है। अबाउट टू कहाँ यूज होगा, जब काम बिल्कुल स्टेज पर होगा, जैसे कि मैच शुरू होने ही वाला है, कि दोनों कैप्टन आ गए हैं, ग्राउंड में आ गए हैं, टॉस हो गया है, बस मैच शुरू होने ही वाला है। इंडिया ने पहले बैटिंग कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लिया और सचिन सहवाग ग्राउंड में आ गए हैं। हाँ मेरे लिए तो सचिन सहवाग ही चलेंगे भाई, और मैं किसी को नहीं, ठीक है ना ठीक यार, समझ गए। और गोइंग टू स्टार्ट, जैसे अभी समय है 15 दिन है आईपीएल स्टार्ट होने में, ठीक है, तो द आईपीएल टूर्नामेंट इज गोइंग टू स्टार्ट और मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। आगे समझ में, गोइंग टू और अबाउट टू दोनों ही ये फ्यूचर के हैं, आ रही बात समझ में, दोनों ही फ्यूचर के हैं। ये जरूरी नहीं होता कि फ्यूचर के सेंटेंस हमेशा विल और शैल से ही बनेंगे। आई थिंक मैं आप लोगों को शायद अपनी बात समझा पाया होगा। एंड let me tell you, for those students who are preparing and who are interested for learning how to speak in English, so it is very mandatory for them to take practice the same pattern what I have given you, and whatever I have explained you, whatever I have taught you, it depends on you how much time you give for your practice. Without practice, none of the students can learn how to speak English. And important thing is that most of the students think that we are from Hindi medium, so we are not able to learn English. That is quite impossible. It doesn't happen, because whatever I have seen so far in my life, I have been teaching English for last a decade, and I have taught so many Hindi medium students as well, and I have found that Hindi medium students are better than English medium students. Here I am not criticizing the English medium students, so please don't take my words ill. Hindi medium students perform better than English medium students, provided that they work hard, they toil continuously. Without working hard, they won't be able to learn. If you think that by watching my videos, by attending my English class, and you will be able to speak English, that is quite impossible. और आपको एक और बात बता दूं, आप इस चक्कर में ना रहें कि इंग्लिश को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, रटने से कभी नहीं आएगी, ठीक है। ये याद रखिए कि 100 सेंटेंस है या 10 ये वाले सेंटेंस आप बोल लीजिए और आप इंग्लिश सीख जाएंगे, सब बकवास है, कुछ नहीं है। Practice reading, writing, speaking, and nothing else. It will take a little bit time, but you need to do it. Otherwise, I don't think so that कि आप इंग्लिश सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, जितना समय आपके पास है आप उतना समय निकालिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।